लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों आज हम लोग भीम बैच के अंतर्गत क्या करने चल रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में। और सबसे खास बात ये होगी कि पूरा माइटोसिस फुल डिटेल में आज हम लोग वन शॉट में पढ़ेंगे। और सारा सब कुछ जो है नए सिलेबस पैटर्न के अनुसार होगा, यानी पुरानी क्लास रिपीट नहीं होगी, है ना। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए, हमारे साथ साथ आज आप लोग भी नोट्स बनाइए। और नोट्स बना के जैसा कि मैंने कहा था आपसे बच्चों कि आप हमें टेलीग्राम पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर नोट्स भी भेजें। जैसे कल आप डीपीपी दे रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, और अगली जो कल की क्लास होगी उसमें फिर से हम लोग टेस्ट देंगे माइटोसिस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप भी शुरू हो जाइए। बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करें कि माइटोसिस सेल डिवीजन क्या है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि सेल डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती, दो डॉटर सेल्स को जन्म देती। क्लास शुरू हो गई भाई, लाइव क्लास शुरू हो गई, सुन पा रहे हो? जी हाँ, हमें जी हाँ बोल रहे हैं, आपको बोलना है कमेंट बॉक्स में, आपको जी हाँ लिखना है और इसके बाद अपनी क्लास को लाइक करना है। और अगर पहली बार आए हैं तो खुद भी जुड़ें और लोगों को जोड़ें। जोड़ने का तरीका क्या है, चैनल को समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन की। अब बीच में बात नहीं होगी, अब केवल पढ़ाई होगी। हम लोग बात कर रहे हैं माइटोसिस सेल डिवीजन की। सबसे पहले एक बात यहां पर समझ लो कि माइटोसिस सेल डिवीजन को हिंदी में हम लोग कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। इसके अलावा बेटा इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन, राइट। दोनों बातों का पहले मतलब समझेंगे, तभी हमें बात समझ में आएगी कि माइटोसिस क्या है या माइटोसिस और मियोसिस में अंतर क्या होता है। अब इसे समसूत्री विभाजन या इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? देखिए, जैसे हमारे पास एक ये मदर सेल है, इस प्रकार से एक मदर सेल है। इस मदर सेल से ये दो डॉटर सेल बन रही हैं, इस प्रकार ये दो डॉटर सेल बन रही हैं, ऐसे ये दो डॉटर सेल बनी। तो यहां पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे इस वाले यानी यहां मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मान लेते हैं यहां पर 12 है। कितने हैं यहां पर? 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो डॉटर सेल्स जो बनी ये क्या है? ये है मदर सेल। ये दोनों क्या है? ये दोनों है डॉटर सेल, पुत्री कोशिकाएं। तो इन दोनों में भी 12-12 क्रोमोसोम ही होंगे, इसलिए बेटा हम इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्योंकि जैसी मदर सेल थी, जितने क्रोमोसोम नंबर वाली मदर सेल थी, उतने ही क्रोमोसोम नंबर वाली डॉटर सेल होंगी। और इसे हम कहते हैं हिंदी में समसूत्री कोशिका विभाजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि मदर सेल और डॉटर सेल दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, इसलिए इसे हम समसूत्री या इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। चलिए थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल अकाउंट और इंट्रोडक्शन पे बात हो जाए,
फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो, समझ में आ जाए करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर नोट लिखा करो, ताकि हम भी प्रमोट हो सके। गधों की तरह ऐसे नहीं काम चलेगा, है ना। अब बात यह आती है कि इस प्रकार के सेल डिवीजन को सबसे पहली बार किसने देखा। तो अगर बात करें तो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल, पादप कोशिकाओं में सबसे पहले किसने देखा। तो प्लांट सेल में इसे सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्ट्रासबर्गर। क्या नाम बताया? स्ट्रासबर्गर। इन्होंने सबसे पहली बार सूत्री कोशिका विभाजन को पादप कोशिकाओं में देखा। तो क्या सर एनिमल सेल में किसी और ने देखा? जी हां बेटा। वहां पर किसने देखा? तो इन एनिमल सेल में किसने देखा? वाल्टर और फ्लेमिंग ने। वाल्टर एंड फ्लेमिंग। कब देखा? 1882 के आसपास। एक और यहां पर इंट्रोडक्टरी पॉइंट आप समझ लें कि ये जो टर्म है माइटोसिस, टर्म माइटोसिस also given by Mr. Walter and Fleming। बातें करने के बजाय बेटा नोट्स बनाइए। हिंदी के हो या अंग्रेजी के हो, सबके लिए एक ही जैसा है, बराबर है। तो देखिए यहां पर अभी तक हम बात कर रहे थे, क्या हम लोगों ने बात की यहां तक? अभी तक हमने बात की कि माइटोसिस सेल डिवीजन को हम लोग सूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं या इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। कहने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि मदर सेल और डॉटर सेल्स दोनों में समान गुणसूत्रों की संख्या होती है, इसलिए इसे हम समसूत्री कोशिका विभाजन या इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब बात को अगर आगे देखें तो आगे क्या देख रहे हो? इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इस प्रकार की कोशिका विभाजन की खोज सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने की। कहां पर? प्लांट सेल में। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल बाय स्ट्रासबर्गर। एनिमल सेल्स में इसे खोजने वाले साइंटिस्ट थे वाल्टर एंड फ्लेमिंग, और इसको यानी टर्म माइटोसिस किसने दिया? वो भी वाल्टर और फ्लेमिंग ने दिया। अब बात यह आती कि इस प्रकार का सेल डिवीजन कहां होता है। एक मुद्दे की बात है, जरा ध्यान से समझो। यानी अगर हमसे कोई पूछ दे कि माइटोसिस सेल डिवीजन अकर्स इन, तो अकरेंस की बात करें अगर, अकरेंस का मतलब होता है प्राप्ति स्थान, कहां पे इस प्रकार का सेल डिवीजन होता है। यहां पर भी आप दोनों बातों को ध्यान से समझ के चलेंगे। मामला यह है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो सबसे पहले हम क्या समझ के चले यहां पर कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें या किसी भी एनिमल्स में बात करें कि एनिमल्स में इस प्रकार का सेल डिवीजन कहां होता है, तो एनिमल सेल्स में माइटोसिस कंप्लीटेड इन द सोमैटिक सेल। अब ये सोमैटिक सेल कौन होती? जिनमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा डबल होती है, यानी डिप्लॉयड सेल्स में होता है, डिप्लॉयड सेल्स में। ठीक है, कहां पे बताया मैंने कि शरीर की सोमैटिक कोशिकाओं दैहिक कोशिकाओं में होता है। और कैसी कोशिकाएं? डिप्लॉयड सेल्स, या बेटा यहां पर बात करें तो 2n सेल्स में।
यानी गैमेटिक कोशिकाओं को छोड़ करके बाकी सभी कोशिकाएं जितनी भी हमारे शरीर में हाथ पैर नाक कान बाल जो कुछ भी है सब जगह सोमेटिक सेल्स हैं और इन सभी जगह सोमेटिक सेल डिवीजन माइटोसिस सेल डिवीजन पाया जाता है और सोमेटिक सेल डिवीजन सोमेटिक सेल्स में पाए जाने के कारण इसे हम सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। तो माइटोसिस सेल डिवीजन आल्सो कॉल्ड सोमेटिक सेल डिवीजन या दैहिक कोशिका विभाजन भी इसे हम कहते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी ने यहां पर एक एक्सेप्शन लिखा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि फालतू बातों के बजाय आप अपने नोट्स पर ध्यान दें, क्लास पर ध्यान दें, मैं क्या बोल रहा हूं इस पर ध्यान दें। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं अभी आपसे, क्या मैंने बात की यहां पर कि इस प्रकार का कोशिका विभाजन कहां होता है? सोमेटिक सेल्स में होता है, शरीर की दैहिक कोशिकाओं में होता है, 2n यानी डिप्लॉयड सेल्स में होता है और इसी वजह से माइटोसिस सेल डिवीजन या समसूत्री कोशिका विभाजन को हम सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। अब यहां पर बेटा एक बात और समझ लें, एनसीईआरटी ने एक यहां पर एक्सेप्शन लिखा। एक यहां पर क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद। क्या लिखा इसने कि जो हनी बी का ड्रोन्स होता है, मेल ऑफ हनी बी जिसे हम कॉमनली ड्रोन्स भी कहते हैं, यह हमेशा बेटा हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, यानी यह हमेशा एन होता है। अब एन में मियोसिस नहीं होगी, जो ऑलरेडी पहले से हैप्लॉइड है उसमें मियोसिस अर्धसूत्री नहीं होता है। इसमें क्या होगा? इसमें भी माइटोसिस होगा, कंप्लीटेड माइटोसिस ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन। तो एक ये एक्सेप्शन ध्यान रखना कि जनरली जो होता है वो सोमेटिक सेल्स में होता है, लेकिन जो मधुमक्खी होती है उसका जो राजकुमार होता है, जो ड्रोन्स होता है, वो ऑलरेडी हैप्लॉइड होता है। चूंकि वो अनफर्टिलाइज अंडे से पैदा होता है, उसमें जब वो स्पर्म बनाता है तो माइटोसिस होती है मियोसिस के बजाय। वैसे तो गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होती है, लेकिन इसके गैमेटोजेनेसिस में माइटोसिस होती है। अब बात बेटा ये आने वाली है कि ये माइटोसिस सेल डिवीजन होता कैसे है। बात हम क्या करेंगे कि माइटोसिस सेल डिवीजन किस प्रकार से कंप्लीट होता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर आप एक बात को ध्यान दें, आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान दें। मैकेनिज्म ऑफ माइटोसिस, सूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया विधि मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होती है। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक विभाजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। हिंदी में भी आपको लिख दिया मैंने, कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक विभाजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो बेसिकली जो सूत्री कोशिका विभाजन है उसमें दो मेजर इवेंट्स आते हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस किसका पार्ट है बेटा? एम फेस का। तो यहां पर एक बात आप ध्यान रखें कि जो टोटली मियोसिस माइटोसिस होती है, तो यहां पर एक बात हमें क्या ध्यान रखनी कि जो भी हम यहां पर बात कर रहे हैं ये हम एम फेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एम फेस की। क्योंकि जो आई फेस होता है, आई फेस याद आया, आई फेस याद आया, इंटरफेस।
ये सभी में एक ही जैसा होता है। तो सेल आई फेस में क्या बताया था, अपने आप को प्रिपेयर करती है, कैसे, G1 S और G2 फेस के माध्यम से। तो जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की हम बात कर रहे हैं, ये किसके बाद आएगी, ये हमेशा G2 फेस ऑफ आई फेस के बाद आएगी। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक ही बात बता दी, तो हम आपको याद दिला दें कि अचानक ये पैदा नहीं हो गया। पहले क्या हुआ, पहले एक सेल आई फेस को कंप्लीट करती है, फिर आई फेस के कंप्लीट होने के बाद सेल जाती है एम फेस में, और ये जो एम फेस है यानी माइटोटिक फेस है, इज द एक्चुअल डिवीजन फेस, मोस्ट ड्रामेटिकल फेस। ये बातें कल यानी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट इसके पहले वाली क्लास में हुई थी। अब एम फेस के दो बेसिक पार्ट हैं, एक कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन, दूसरा साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब अगर हम बात करें कैरियोकाइनेसिस, तो मैंने क्या कहा कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, काफी जटिल है, इसलिए इसे, और ड्रामेटिकल भी है। ड्रामेटिकल का मतलब कई स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो इसके कई अलग अलग अवस्थाएं हैं, यानी अलग फिर से जो कैरियोकाइनेसिस है वो 4 सब स्टेजेस में बट गई, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। इधर अगर हम बात करें साइटोकाइनेसिस की, तो बेटा इसका कोई पार्ट नहीं होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि एम फेस के बेसिक 2 भाग और कैरियोकाइनेसिस के 4 पार्ट। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे इस जगह पर, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब डिवीजन, यानी जो भी हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब यह है केंद्रक विभाजन की प्रवस्था। ठीक है, कि किसी भी कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। चलिए बात करें, अगर हम लोग पहला स्टेप, मैंने क्या कहा आपसे, प्रोफेस, तो प्रो का मतलब फर्स्ट कह सकते हो, या इनिशियल कह सकते हो, या प्रारंभिक कह सकते हो। इसको हम लोग यहां पर एक शब्द कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था। ये केंद्रक विभाजन की सबसे प्रथम अवस्था होती है। अब इसमें क्या क्या होता है जरा ध्यान से देखिए, और डायग्राम भी ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए किसी भी सेल को आपको दिखाने के लिए, यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या ध्यान रखनी पड़ेगी? मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। एक एक बात पर ध्यान से चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ जो ऊपर लिखा हुआ था? देखो, जब कोई सेल आई फेस में के बाद यानी G2 फेस में आई, जरा यहां पर एक डायग्राम भी देखते चलो। जैसे ये कोई सेल है, ये इस सेल का न्यूक्लियस है, ये इस सेल का न्यूक्लियस है। ठीक, इस न्यूक्लियस में जब आप G2 फेस में आए, तो G2 फेस में जो क्रोमोसोम थे वो आपको इस तरीके से, यानी क्रोमेटिन धागे जो थे वो इस तरीके से ऐसे ऐसे दिख रहे हैं आपको, ऐसे। ऐसे दिख रहे, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं दिख रहा, बहुत क्लियरली सीन नहीं है, अभी भी ये थ्रेड फॉर्म में ही आपको दिख रहे हैं। अब क्या कह रहा हूं कि प्रोफेस की फर्स्ट स्टेज में जब आप जाएंगे, चलिए इसके आगे क्या हुआ ये देखो। इसके जब आगे आप आए तो थोड़ा सा चेंज आया। क्या चेंज आया? कि इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम बहुत अधिक स्पष्ट दिखना प्रारंभ हो गए। अब देखो, ये जो बॉडी आपको दिख रही है, ये कुछ इस तरीके से
ऐसे दिखनी स्टार्ट हो गई, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। ऐसे दोनों में अंतर क्या है? अंतर वही है जो हमारी पहली लाइन में लिखा हुआ है। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। अब हिंदी वाला बच्चा नहीं समझ पा रहा कंडेंसेशन क्या है। संघनन बेटा, जैसे कोई लंबी सी चीज थी वो ऐसे हुआ, कंप्रेस हुई, पीछे की तरफ आई। अब सीधी सी बात है यार कि कोई इलास्टिक है, उसको खींचोगे तो पतली हो जाएगी, लंबी तो हो गई लेकिन पतली हो गई। लेकिन जब वो ऐसे करोगे, कंडेंस करोगे तो क्या हो गई? थिक हो गई, मोटी हो गई। तो यहां पर कहने का मतलब ये था कि गुणसूत्र जो था वो जो धागे जैसी रचना के रूप में थ्रेड थे वो स्पष्ट गुणसूत्री संरचना में दिखाई देने लगे। दूसरी बात क्या कह रहा? क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट सेंट्रोमियर। इसको लाइन को देखो डायग्राम से। ये लाइनें तो इसलिए लिख लेते हैं कि आपको एनसीईआरटी चाहिए ना। अब यहां पर क्या हो रहा है? इस प्रावस्था में ये जो अंदर दिख रहे ना आपको, ये अंदर दिख रहे, इनको थोड़ा और बड़ा करते हैं। इस समय क्रोमोसोम कैसा दिखने लगा आपको? क्रोमोसोम आपको इस प्रकार से स्पष्ट रूप से ऐसे दिखने लगा, ऐसे। यही तो लिखा था ऊपर, जिसमें जो क्रोमेटिड्स हैं, ये क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के साथ अटैच दिखाई देते हैं। टू क्रोमेटिड्स अटैच विद द सेंट्रोमियर। दोबारा से बेटा बात समझे, ये वाला जो स्टेज है ना, ये जो देख रहे हो, ये हमारी G2 फेस। प्रोफेस यहां पर स्टार्ट होता है, ये प्रोफेस है, और ये प्रोफेस में दिखने वाला क्रोमोसोम है जो इनिशियल स्टेज में ऐसे दिख रहा है। G2 में क्या दिख रहा है आपको कि केंद्र के अंदर जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो बहुत धागे के रूप में दिख रहे हैं, बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। यहां से यहां तक बीच में क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ, और इस संघनन के फलस्वरूप ये धागे गुणसूत्र में बदल गए, क्रोमोसोम रूपी रचना में बदल जाते हैं। और अब ये हमें इस प्रकार से गुणसूत्र के रूप में दिखते हैं, क्रोमोसोम के रूप में दिखते हैं। और प्रोफेस वाला क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके से, इसमें दो क्रोमेटिड्स हैं जो एक सेंट्रोमियर के साथ जुड़े हुए हैं, ये क्रोमेटिड्स। क्लियर हो गई बात? अब अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, दो बातें आप समझ गए। तीसरा देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है? देयर एंड आर नॉट विजिबल इन easily professed now chromosome appear like ball of wool is also called स्प्राइम स्टेज। ये जो स्प्राइम स्टेज लिखा हुआ है, ये जो स्प्राइम स्टेज बेटा यहां पर लिखा हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। क्रोमोसोम तो बन गए, अब ये जो क्रोमोसोम यहां पर बने आपको दिख रहे हैं ना, इस समय ये क्रोमोसोम जो आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ये क्रोमोसोम ऐसे दिख रहे हैं, जैसे ऊन होता है ना, ऊन की बॉल होती है। तो इनके अगले सिरे बहुत अधिक स्पष्ट नहीं दिखते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ऊन की बॉल को आप देखो तो ऊन इसी तरीके से उसमें इस तरीके से ऐसे दिखते हैं। तो इस समय यानी प्रोफेस के समय गुणसूत्र पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखते, ऐसा लगता है कि जैसे वूलन बॉल में ऊन को इस तरीके से गोल गोल घुमा दिया गया हो, और इनके सिरे जो होते हैं बहुत अधिक स्पष्ट दिखाई नहीं देते। इस स्टेज को हम कहते हैं स्प्राइम स्टेज। इसे क्या बोलते हैं? स्प्राइम स्टेज बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अगले पॉइंट पर बात करें। द सेंट्रियोल इन द एनिमल सेल्स बिगिन
to move towards the opposite pole of the cell. अगर आप ये चीज जंतु कोशिकाओं में पढ़ रहे हो तो आपको मैंने बताया था कि एस फेस में जो सेंट्रियोल होते हैं वो सेंट्रियोल दो भागों में बट जाते हैं, ऐसे यहां पे बट जाते हैं, सॉरी इस तरीके से एस फेस में बट गए थे, ऐसे एस फेस में से बट गए थे। ये दो सेंट्रियोल हो गए, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कंप्लीटेड इन द एस फेस, बताया गया था। अभी क्या हो रहा है यहां पर, अभी यहां पर हो ये रहा है कि ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं, यानी एक इधर चल दिया और एक जो था वो इस तरफ ऐसे चल देता है, विपरीत ध्रुवों की ओर ये सेंट्रियोल जाना प्रारंभ कर देते हैं, ये सेंट्रियोल। ठीक, अगले पॉइंट पर आ जाओ। अगला पॉइंट लिखा हुआ है इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल अकर ड्यूरिंग प्रोफेस। स्पिंडल फाइबर बनना प्रारंभ हो जाते हैं। अब आ गई फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज क्या आ गई, फाइनल स्टेज ये आ गई कि जैसे एक ये हमारे पास सेल है, मान लेते हैं कि एक ये सेल है, इस तरीके से ये सेल है। इस सेल में फाइनली होने क्या वाला है जरा आप भी देखिए, कुछ ऐसा दिखाई देने लगा। प्रोफेस के लास्ट तक कुछ सीन इस प्रकार से ऐसे बन गया, ऐसे। अब कोई इस वाली सेल में इसमें कुछ अंतर लग रहा है, हमें तो दिख रहा है। हमें क्या अंतर दिख रहा है कि अभी तक तीनों में ये जो था ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर थी, केंद्रक झिल्ली यहां पर थी, और वो केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं दिख रही। तो प्रोफेस के लास्ट तक यहां पर अगर आप ध्यान दें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, ER जैसी सभी रचनाएं इस समय तक डिसअपियर हो गई। सारे के सारे क्रोमोसोम रैंडमली कोशिका द्रव्य में फैल गए। देखो अब लिखा हुआ छोड़ो, अब जरा मोटी मोटी बातों को समझो एक बार फिगर में फिर से। ये G2 फेस दिखाया जा रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, क्रोमैटिक धागे हैं। प्रोफेस में आने पर, इनिशियल प्रोफेस में आने पर ये धागे पहले से अधिक संघनित हुए और संघनित होकर के गुणसूत्रों का रूप ले लेते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम इस समय ऐसे दिखता है जिसमें दो क्रोमैटिड्स होते हैं जो एक सेंट्रोमियर से आपस में जुड़े रहते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, लेकिन ये क्रोमोसोम जब इसके अंदर हम देखते हैं तो ये हमें वुलन बॉल की तरह दिखाई देते हैं। इनके सिरे बहुत अधिक स्पष्ट नहीं दिखते हैं, ये ऊन की बॉल की तरह दिखते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखें, इस स्टेज को इस प्राइम स्टेज कहते हैं। अब बात आती है यहाँ की, यानी प्रोफेस के अंत में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब बिखर जाता है, ये सब गायब हो गए, केंद्रिका भी गायब हो गई, न्यूक्लियोलस भी गायब हो गई, सब कुछ डिसअपियर हो गया। पूरी कोशिका द्रव्य में केवल क्या दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, पूरी कोशिका द्रव्य में हमें यह दिख रहा है कि गुणसूत्र फैले हुए बिखरी हुई अवस्था में दिखाई देते। क्लियर हो गई? तो ये था हमारा प्रोफेस। आशा करते हैं कि समझ में आया हो। चलिए बेटा अब हम लोग बात करते हैं मेटाफेस की। तो जो प्रोफेस की लास्ट स्टेज थी वो मेटाफेस की फर्स्ट स्टेज होगी। अब प्रोफेस की लास्ट स्टेज क्या थी कि केंद्रक कला और केंद्रिका तथा अन्य सभी प्रकार के कोशिकांग इसके क्या हो जाते हैं, इसके डिसअपियर हो जाते हैं। तो प्रोफेस में हमें सेल कैसी दिख रही है, इस प्रकार से दिख रही, मैंने फिर से बना दी। ये प्रोफेस में है, सारे के सारे जो गुणसूत्र हैं वो कोशिका द्रव्य में इस प्रकार से बिखर जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम स्प्रेड आउट इन साइटोप्लाज्म। ये देख रहे हो ना,
केंद्रक झिल्ली के नष्ट हो जाने के बाद सभी के सभी क्रोमोसोम जो होते हैं ये क्या हुए, ये क्या है बेटा, ये साइटोप्लाज्म है और ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, ये इसमें बिखर जाते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, इजी टू स्टडी ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट। इस समय यानी मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र सबसे ज्यादा स्पष्ट होते हैं और जो भी हमारे पास क्रोमोसोम की संरचना का अध्ययन है वो मेटाफेज में दिखने वाले क्रोमोसोम पर भी आधारित होता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मॉर्फोलॉजिकली क्रोमोसोम सबसे ज्यादा संरचनात्मक रूप से गुणसूत्र सबसे ज्यादा स्पष्ट किस अवस्था में दिखते हैं, तो आंसर है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था में सबसे ज्यादा स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर। अब बेटा अगर बात करें तो इस अवस्था में हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो क्या हुआ। जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, ये अच्छी नहीं बनी, दूसरी अच्छी वाली बनाते हैं। ये कोई सेल है जो आपके सामने यहां पे दिख रही है और जो गुणसूत्र थे वो इस तरीके से ऐसे मिडिल लाइन पर आकर के व्यवस्थित हो गए। ऐसे चारों क्रोमोसोम अपने आप चल करके, कहा ना बहुत ड्रामेटिकल फेस, चारों को, यार ये क्या लिख रहा है भाई गंदा बच्चा। देखो यहां पर क्या हो रहा है, सभी क्रोमोसोम आकर के मिडिल लाइन पर इस प्रकार से ऐसे अरेंज हो गए, ऐसे ऐसे, और इनके साथ ये स्पिंडल फाइबर या एस्टर रे आकर के इस तरीके से ऐसे जुड़ गए, ऐसे। इसको क्या बोलेंगे, अगर एनिमल सेल है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे एस्टर रे, और अगर प्लांट सेल होगी तो क्या बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर। ये जो बीच में क्रोमोसोम दिख रहे हैं इनको कहते हैं हम इक्वाटोरियल प्लेट, ऐसे। क्रोमोसोम थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, इजी टू स्टडी ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर कंप्लीटेड। ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बने और यहां पर आकर के जुड़ने लगे। ऑल क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटर, सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर के व्यवस्थित हो गए। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, किससे जुड़ गए, काइनेटोकोर से जुड़ गए। ध्यान देना इस जगह पे आपको कैसे दिख रहा है, यहां पर ध्यान देना। यहां पर आपको एक बात ध्यान ये देनी कि जैसे ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम आपको दिख रहा है ऐसे, तो इसके बीच में आपको याद होगा कि यहां पर इस जगह पर एक काइनेटोकोर था, तो ये जो स्पिंडल फाइबर आया वो यहां से जुड़ा है, ये स्पिंडल फाइबर हो गया। और बेटा ये जो आपको दिख रहा है लाल बिंदु, इसे कहते हैं काइनेटोकोर। क्लियर हुआ। मध्य रेखा पर आकर के ऑल क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटर, सभी गुणसूत्र जो रैंडमली फैले हुए थे वो मध्य में आकर के व्यवस्थित हो गए। फिर क्या लिखा, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर यहां पर आकर के काइनेटोकोर से जुड़ गए, सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म। और इस प्रकार से ये एक जो बनी है ना, ये सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट यहां पर फॉर्म हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आई बात एनाफेज की बारी। एनाफेज की बारी आई, इसके पहले एक बार फिर से हम मेटाफेज का एक डायग्राम यहां पे बना ले। मेटाफेज कुछ ऐसा बना करके, मेटाफेज जो है
कुछ इस प्रकार बना करके समाप्त हुई। किस प्रकार बना के समाप्त हुई? ऐसे। ये क्रोमोसोम मध्य रेखा पर आकर के व्यवस्थित हुए, 4 हम लेके चल रहे हैं शुरू से, और ये देखिए आपके स्पिंडल फाइबर यहां पर आकर के जुड़े ऐसे ऐसे। फाइनल एक डायग्राम यहां पर आप देखें तो फाइनल डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि एक ये क्रोमोसोम है इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। इसमें क्या हो रहा है कि दोनों तरफ काइनेटोकोर से ऐसे जुड़े हुए थे, ऐसे। अचानक से क्या हुआ कि इन दोनों के बीच जो ऐसे थे ना, इनके बीच एक प्रतिकर्षण बल लगता है, एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, और उस रिपल्सिव फोर्स के कारण ये दोनों ऐसे अलग अलग हो गए। सीन क्या बन सकता है? सीन बन गया ये कि ये ऐसे अलग हो गया और ये वाला जो था ये इससे भी ऐसे अलग हो गया, यानी एक क्रोमोसोम 2 भागों में बट गया। ये क्रोमोसोम बीच से फट गया। यही केवल एनाफेज का सीन है। क्रोमेटिड स्प्लिट एंड सेपरेटेड टुगेदर क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम जो था ये क्रोमेटिड नहीं, यहां क्रोमोसोम पढ़ेंगे। क्रोमोसोम स्प्लिट एंड सेपरेटेड टुगेदर इन क्रोमेटिड्स। गुणसूत्र ये है, फट गया और दोनों जो क्रोमेटिड्स थे वो इसके एक दूसरे के अलग अलग हो गए। बिगिन टू माइग्रेट अपोजिट पोल, और ये दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम V, L, J और I। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस समय सारे गुणसूत्र जो थे वो एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। ये आपके पोल हैं दोनों तरफ, और ये आपके देख रहे हो यहां पर 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। तो इस तरीके से कोई क्रोमोसोम U के आकार का, कोई V के आकार का, कोई L के आकार का, ऐसे, और कोई I के आकार का। इस तरीके से क्रोमोसोम यहाँ पर शेप लेते। चूंकि ये शेप लेने का कारण है कि ये जब भी खींचे जाते हैं ना ऊपर की तरफ तो ये ऐसे हो जाते हैं। तो इस समय आपको ऐसे दिखेगा। एनाफेज में क्या हुआ? कुछ नहीं। एनाफेज में 2 बातें हुई। एक तो क्रोमोसोम बीच से फटा, ऐसे दिख रहा था ना, ऐसे दिखने लगा। क्यों फटा किसी को नहीं पता, हमको तो नहीं पता। रिपल्सिव फोर्स मैंने पढ़ा है कि इनके बीच एक प्रतिकर्षण बल लगा जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग हो गए, और अलग अलग होकर के विपरीत ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। किधर? ये इधर लिए जा रहा और ये इसको इधर लिए जा रहा। और इस समय जो क्रोमोसोम का शेप होता है वो V, L, J या I के आकार का होता है। अब जैसा मैं बना पाया वैसे काम चला दो। हाँ, अब बहुत ड्रामा है भाई, ड्रामेटिकल फेस है, अभी बात खत्म नहीं हुई। अब हम लोग आए टीलोफेस। टीलोफेस में क्या हो रहा है? अच्छा नहीं बना, अच्छा बना लो, अब अच्छा बन गया। टीलोफेस में क्या हुआ कि क्रोमोसोम विपरीत ध्रुवों पर आ गए। 4 इधर आ गए और 4 ही बेटा इधर आ गए, ऐसे। इस तरीके से ये ऐसे आ गए विपरीत ध्रुव। यार ये बहुत गंदा बच्चा, पता नहीं क्या लिख देता कभी कभी। बच्चा नहीं गंदा, हमको चलाना नहीं आता है। बच्चा तो यार सही है ये, है ना। ये क्या हुआ बेटा यहाँ पर कि इस तरीके से ये विपरीत ध्रुवों पर आ गए। अब क्या हुआ? अब इनके चारों तरफ
फिर से ऐसे क्या बन गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपियर हो गई। इनके चारों तरफ इस प्रकार से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपियर हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इनके अंदर केंद्रिका भी आ गई, न्यूक्लियोलस भी आ गई। इधर क्या चल रहा है नौटंकी, इधर जो कुछ भी इसका खो गया था सब वापस लौटने लगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, फलाने ढिमकाने, जो प्रोसेस में डिसअपियर हुआ था ना वो सब कम बैक करेगा। और इस तरीके से किसी एक सेल के अंदर आप देख रहे हो ना कि 2 न्यूक्लियस बन गए और यही कैरियोकाइनेसिस है। केंद्रक का बटना ही तो कैरियोकाइनेसिस था। देखिए यहां पर क्या लिखा है, क्रोमोसोम रीच द पोल, क्रोमोसोम पोल पर आ गए, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, जो इनको टांग के ला रहे थे वही भाग गए, क्रोमोसोम अनकॉइल बिकम चेंज इनटू द क्रोमैटिन थ्रेड, फिर से एक बार क्रोमैटिन धागे में बदल गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, जीबी एंड अदर ऑर्गेनेल्स डिसअपियर। डिसअपियर नहीं, एपियर लिखा हुआ, आंख खोल के पढ़ो। सब का सब सामान जो इनका था वो वापस से लौट के आ गया। फाइनली क्या हुआ कि एक सेल के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियस बन करके यहां पर तैयार हो गए। क्लियर हो गई बात। तो ये चारों फेस आपने जो पढ़े ये किसके थे, एम फेस यानी कैरियोकाइनेसिस के, माइटोसिस में। अब बात ये आती है कि सेल तो अभी बटी नहीं, अब दूसरे फेस में आए। दूसरे फेस का नाम होता है, दूसरे फेस का नाम है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में हमने क्या बताया था आपको कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और ये एनिमल और प्लांट सेल में अलग अलग होती है, ये ध्यान रखना। एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये अलग अलग होती है। अब एनिमल सेल में कैसे होता है जरा देखिए। एनिमल सेल में क्या होता है कि जैसे अभी हमने क्या कहा आपसे कि ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, इस सेल के पास 2 न्यूक्लियस है। अब ये भी बात हुई, फिर से सब ऐसे ऐसे दिखने लगा, ये ऐसे दिखने लगा। फिर से ये आपको इस तरीके से ऐसे दिखने लगा, ऐसे 2 केंद्रक। अब इसमें क्या होगा, ये सेल इस प्रकार से अंदर की तरफ ऐसे बटना स्टार्ट हो जाएगी और इसे हम कहते हैं सेल फरो। सेल फरो का मतलब उसकी खांच अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ धीरे धीरे ये दबना शुरू हो जाएगी और फाइनली ये क्या करेगी, 8 के आकार की रचना बनाएगी और अंत में 2 सेल ऐसे बट जाएंगी, ऐसे। तो जब ऐसे कोशिका का विभाजन होता है तो ये एनिमल सेल है और कैसे हुआ, सेल फरो के द्वारा ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और इसे हम कहते हैं सेंट्रीपेटल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब बेटा बात करें अगर प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये प्लांट सेल है। अब की बार इसको हम लोग प्लांट सेल मान लेते हैं। तो प्लांट सेल में ये क्या होगा, प्लांट सेल में बेटा क्या होगा, प्लांट सेल में क्या होगा कि ये जब बन गया तो इसके बीच में गोल्गी काय के छोटे छोटे टुकड़े आकर के यहां पर ऐसे जमा होते हैं। ठीक है, इन टुकड़ों को हम कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। क्या बोला जाता है इनको, फ्रैगमोप्लास्ट। आकर के यहां पर जुड़े और जुड़ करके अन्य चीजें भी आके जुड़ गई। अब ये बनता है यहां पर, इसको कहते हैं सेल प्लेट। इस सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा यहां पर कोशिका अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर के मतलब ये हो गया, इस बार खांच कैसे बनेगी, इस बार खांच ऐसे बनेगी, यानी सेल जो है वो इस तरफ ऐसे और इधर से इधर की तरफ जाएगी और इस प्रकार से ये डिवाइड हो जाएगा।
और इस प्रकार जब अंदर से बाहर की तरफ डिवाइड होती तो इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। और इस प्रकार एक मदर सेल दो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी फाइनली काइरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप एक मदर सेल इक्वेशनल रूप से दो भागों में डिवाइड हो गई। अब इतनी देर आपने हमें समय दिया या आपने पढ़ा, हमने आपको समय दिया, मतलब इससे नहीं था किसने किसको क्या किया, मतलब इस बात से है बच्चों कि हुआ क्या, ये हम पढ़ क्यों रहे थे, माइटोसिस का शरीर में क्या काम है। तो माइटोसिस शरीर में वृद्धि कराती, ग्रोथ कराती, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखती है, जहां भी डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। कहां पर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो प्रजनन होता है वो माइटोसिस के थ्रू ही होता है। और जैसे कोई घाव बन गया शरीर में, कोई चोट लग जाती, तो वहां पर ये कोशिकाएं दोबारा से विभाजित होकर के उसकी हेलिंग करती, उसे दोबारा से बराबर करती। तो ये था बच्चों माइटोसिस। फिर बात करेंगे एक नई क्लास के साथ, और कल आपका, अभी से बता दूं कि कल आपका माइटोसिस का टेस्ट लगा है। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।